लोग अपने देश में जो आरंभिक विदेशी आक्रमण हुआ, जो अर्ली फॉरेन इन्वेजन हुआ, उस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। भारत विदेशी आक्रमण का शुरू से शिकार रहा है। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहला भारत पे आक्रमण होता है। उसके बाद फिर प्राचीन काल में आक्रमणों का एक क्रम सा चलता है, जैसे शकों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण और फिर अंत में मुगलों का आक्रमण। तो ये जो भारत में आक्रमण का सिलसिला शुरू से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी अंग्रेजों के आगमन तक जो हम लोग देखते हैं, तो ये सभी आक्रमणों का स्वरूप एक तरह का नहीं था। हम लोग जितने भी आक्रमण हैं, उन आक्रमणों को एक एंगल से नहीं देख सकते हैं, बल्कि सबके एंगल, सबके दृष्टिकोण अलग अलग थे। जैसे जब हम आरंभिक भारत पर विदेशी आक्रमण का जिक्र करते हैं, तो इस समय जो वैश्विक स्थिति थी वो कुछ हट करके था। जो आज जिसको हम लोग विश्व कहते हैं, वो उस समय विश्व नहीं था। उस समय के विश्व का अर्थ है एशिया, यूरोप और अफ्रीका का जो मिलन बिंदु था, जहां पर तीनों महादेश आकर मिलते थे। यही राजनीतिक गतिविधियों का मेन केंद्र था। और उसमें मध्य एशिया को श्रेष्ठता प्राप्त थी, क्योंकि मध्य एशिया एक ऐसा क्षेत्र था कि जहां से साम्राज्यवाद प्राचीन काल में उभरता था। वहां जो भी शासन किया, जिसने भी शासन किया, उसका उद्देश्य साम्राज्यवाद रहा। और मध्य एशिया के साम्राज्यवाद का अर्थ क्या था? तो एशिया के देशों को, जैसे सीरिया, बेबीलोन, यूरोप के देशों को, जैसे मिस्र, पर कब्जा कर लेना। यानी इन क्षेत्रों पर अगर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो विश्व विजेता बन गया। विश्व विजेता का कंटेक्स्ट आज के कंटेक्स्ट में आप नहीं ले सकते हैं कि पांचों महादेश पे उसका कब्जा, बल्कि जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उस समय विश्व विजेता का अर्थ 3 महादेशों के अंदर जो है कुछ सीमित क्षेत्रों में कब्जा करना को ही कहा जाता था विश्व विजय। एक तो पक्ष ये है जो आपको समझना चाहिए, और दूसरा पक्ष ये है कि उस समय जो विश्व विजेता की परिकल्पना थी फर्स्ट फेज का, वो परिकल्पना सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और विजित क्षेत्रों को अपने साम्राज्य का एक प्रांत घोषित करना था और उससे टैक्स की वसूली करनी थी। इस आक्रमण के बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी उभर करके सामने आए थे, जो हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो विदेशी आक्रमण का फेज है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका ये स्वरूप था। लेकिन इसके बाद का जो फेज है, जिसमें शक, हून, कुषाण, ये सब आते हैं प्रथम शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक, तो इस आक्रमण का पृष्ठभूमि कुछ अलग था। इस पीरियड में जो भी जातियां आई, वो मध्य एशिया से नहीं आई, वो मंगोलियन क्षेत्र से आई। और वहां का जो परिवेश परिवर्तित परिवेश था, इसलिए वहां से उन जातियों को वहां के सबल जातियों के कारण भागना पड़ा, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल कुषाण है। और इन लोगों ने अफगानिस्तान में आके शरण ली और फिर वहां से भारत पर आक्रमण किया, ये अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इनकी पृष्ठभूमि, ये इनका नेचर था कि ये फिर अपने देश में वापस नहीं गए, न ही जहां से आए थे वहां की संस्कृति को यहां पर थोपा,
बल्कि यही के संस्कृति में घुल मिल गए, इसलिए इनके कोई अवशेष हम लोग को देखने को नहीं मिलते। एक तीसरा फेज जो तुर्कों और मुगलों के रूप में हम लोग को दिखाई पड़ता है विदेशी आक्रमण का, इसका भी चरित्र पूर्व के चरित्र से अलग था। ये लोग खिलाफत अब्बासिया के डिस्ट्रॉय होने के बाद, टूटने के बाद, समानीद, सफावीद, बुईद और गजनवीद, ये 4 वंशों का उदय हुआ था खिलाफत अब्बासिया के अवशेषों पे। तो एक प्रशासनिक परिवर्तन था ये, क्योंकि अभी तक खिलाफत अब्बासिया धार्मिक और राजनीतिक दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रहा था, और ये जो 4 वंश उभर करके सामने आए, जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपके सामने, तो ये सिर्फ राजनीतिक दायित्वों का, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को अपने ऊपर लिया, रिलीजियस अकाउंटेबिलिटी इनके पास से खत्म हो गई। और भारतीय अभियान के पीछे जो इनका उद्देश्य था वो यहाँ शासन करना नहीं था। जैसे सबसे पहला महमूद गजनवी को ले, उसके पहले मीर कासिम का एक हल्का सा दृष्टांत मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है, तो उसने अपने आप को सिंध तक सीमित रखा, इसलिए उसको व्यापक इन्वेजन नहीं हम मानेंगे। व्यापक इन्वेजन एक विस्तृत जो आक्रमण था, महमूद गजनवी का आक्रमण था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य कभी भी भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि भारत को लूटना था, और उसका उद्देश्य मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसलिए आप गौर से देखिए कि एक साल वो मध्य एशिया में करता था, दूसरे साल फिर भारत में आता था, फिर लूटकर सामान ले गया, पैसा ले गया, उसका इन्वेस्टमेंट वो मध्य एशिया में करता था। लेकिन उसके 150 सालों के बाद जब गौरी का आक्रमण होता है, तो ये लूटने के उद्देश्य से नहीं होता है, ये साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से होता है। और इस तरीके से तुर्कों का यहाँ आगमन हुआ। पूर्व के आक्रमणकारियों से तुर्कों का अंतर इस रूप में था कि इन्होंने अपने आप को भारतीय समाज में समाहित नहीं किया, जैसे पूर्व के आक्रमणकारियों ने कर लिया था, बल्कि भारतीय समाज से या संस्कृति से सामंजस्य, कोऑर्डिनेशंस किया, जिसमें से कुछ अच्छी बातें उनसे ली, कुछ अच्छी बात अपनी दी। इससे एक नई प्रकार की संस्कृति का, कल्चर का उदय होता है, जिसको इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से या इंडो सार्सेनिक कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। मुगल भी उसी क्रम में आते हैं। लेकिन चौथा जो फेज अंग्रेजों का हुआ, ये जो आक्रमण था एक बहुआयामी आक्रमण था, क्योंकि अब विश्व सिर्फ यूरोप, एशिया और अफ्रीका का मिलन स्थल नहीं रह गया था, बल्कि अब विश्व के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण अफ्रीका और एशिया का पूरा पूरा भाग, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया, सभी समाहित हो गए। और इन सभी के कंटेक्स्ट में साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म का पॉलिसीज को अपनाया गया, जिसमें अंग्रेजों ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की, उसमें भारत भी था। इस इंपीरियलिज्म का स्वरूप वो नहीं था जो पहले वाले का था। इस इंपीरियलिज्म का स्वरूप या नेचर सिर्फ और सिर्फ एक था कि अपने कॉलोनी से, अपने उपनिवेश से ज़्यादा धन प्राप्त करके अपने मातृ देश में निवेश करके उसका विकास करें। तो चौथे चरण का जो साम्राज्यवाद था, इंपीरियलिज्म था, वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और वाणिज्यवाद यानी मर्केंटिलिज्म से जुड़ा हुआ था। और ये एक ऐसा इंपीरियलिज्म था कि आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज ये इंपीरियलिज्म पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म ना रहा हो, लेकिन अब पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म में हम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और वैश्विक स्तर पे जो भी देश हैं, ये सभी के सभी इस इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के शिकार हैं। और जो कैपिटलिज्म और मर्केंटिलिज्म का रूप शुरू हुआ था 16वीं यानी 16वीं सेंचुरीज में, उसका अब विद्रूप यानी बैड शेप, बुरा शक्ल उभर करके सामने आया है, जिसमें लाभ कमाने की एक ऐसी लालसा है कि
विक्रेता को ही खाने की इच्छा है, लाभार्थियों को। जो कैपिटलिस्ट हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जो सामान बना रहे हैं उसका खरीदार भी होना चाहिए। तो हर तरीके से कोई भी प्रोसेस हो, हमें अधिक से अधिक लाभ कमाना है, और ये चीज़ें ग्रास रूट से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे तक चला गया है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का एक कंटेम्प्रेरी व्यू मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आपके क्लास का सिर्फ और सिर्फ आज एम्स या उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अर्ली इन्वेजन जो हुआ है, आरंभिक आक्रमण हुआ है, उस पर अपने आप को केंद्रित करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगर देखा जाए तो जो भारत पर जो प्रारंभिक आक्रमण होता है, तो ये आक्रमण $558 से लेकर करके 326 BCE तक होता है। यानी 558 ईसा पूर्व से लेकर के 326 ईसा पूर्व तक भारत पर आक्रमण होता है, और इस पीरियड में 2 आक्रमण होते हैं। एक हखामनी इन्वेशन, यानी हखामनी आक्रमण, और दूसरा ग्रीक इन्वेजन यानी यूनानी आक्रमण। ठीक है, और इसका अगर पीरियड हम देखें तो 558 से लेकर करके 331 तक का BCE यानी ईसा पूर्व तक इसका पीरियड। और इसका अगर देखें हम लोग तो 326 BCE तक इसका पीरियड है। इस समय जो भारत की स्थिति थी, उसको भी जान लेना आपके लिए काफी जरूरी होगा कि हमारे देश का क्या कंडीशन था, तभी बात अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो 2 फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि मगध एम्पायर पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाया था। और दूसरा विशेषता इसका यह था कि जो उत्तर पश्चिमी भारत जो था, वहां 28 स्वतंत्र राज्य थे, और ये सभी के सभी आपस में संघर्षरत थे। इसमें किसी के बीच मतैक नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक दूसरी की जो 28 इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक कि कुछ स्टेट राजतंत्र थे, और कुछ स्टेट जो था वो लोकतंत्रात्मक था। और इन लोगों के बीच जो संघर्ष चल रहा था कि राजतंत्रात्मक स्टेट ये चाहते थे कि लोकतंत्र नहीं रहे, और लोकतंत्रात्मक स्टेट चाहता था कि राजतंत्र नहीं रहे। तो एक संघर्ष तो ये था।
दूसरा कि लोकतंत्र समर्थक जो स्टेट्स थे वो भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, यानी एक लोकतांत्रिक राज्य दूसरे लोकतांत्रिक राज्य के खिलाफ था। इसी तरीके से एक राजतंत्रात्मक राज्य दूसरे राजतंत्रात्मक राज्य से मोनार्कियल स्टेट के खिलाफ था। तो जो अंतर द्वंद्व था, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, वो एकहरा नहीं था, दोहरा था। यानी एक प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर भी संघर्ष था और दूसरा राज्यों के मध्य, चाहे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ही प्रकार की क्यों न हो, आपसी प्रभुत्व के लिए वो लोग संघर्षरत कर रहे थे। तो इस तरीके से जो उत्तर पश्चिम की स्थिति थी, यानी नॉर्थ वेस्ट का जो कंडीशन था, वो विदेशी आक्रमण को आमंत्रित कर रहा था, क्योंकि जो भी विदेशी शक्तियां उस समय थी मध्य एशिया में, वो इंपीरियलिस्टिक व्यू रखती थी, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखती थी। और ऐसे ही परिवेश में भारत पर दो विदेशी आक्रमण हुए, एक ईरानी आक्रमण, इरानियन इन्वेजन्स, और उसके बाद जो है वो यूनानी यानी ग्रीक इन्वेजन्स भारत पर होता है। और आज के क्लास में हम इन दोनों इन्वेजन को पढ़ेंगे। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपको? अब देखिए साहब कि जहां तक ईरानी आक्रमण का प्रश्न है, ठीक है, तो इसको हम लोग शासकों के क्रोनोलॉजी यानी शासकों के कालक्रम के आधार पर समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसमें सबसे पहला जो शासक होता है वो था कुरुश या साइरस सेकंड। ठीक है, इसके साथ ये है कि ये हखामनी वंश का संस्थापक था। यानी ईरान में जो हखामनी वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो कुरुश या साइरस सेकंड। बात समझ में आई? अब देखिए कि खुद इसका नाम कुरुश था या साइरस था, तो साइरस वंश होना चाहिए था, साइरस डायनेस्टी होना चाहिए था। तो हखामनी नाम क्यों रखा? तो इसका उत्तर ये है, इसका आंसर ये है कि हखामनी इनके पिता थे और पिता भी शासक थे, लेकिन स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने किसी दूसरे के अधीन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उसके पुत्र साइरस ने या कुरुश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और इस प्रकार से डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो कुरुश या साइरस से होती है, हखामनी से नहीं। लेकिन अपने बाप के सम्मानार्थ इसने अपने द्वारा स्थापित जो डायनेस्टी था, जो वंश था, उसका नामकरण किया, उसका नेमिफिकेशंस किया, और वो नेमिफिकेशंस क्या था? हखामनी डायनेस्टी। क्लियर? तो इसका जहां तक संबंध है तो ये भी एक इंपीरियलिस्टिक व्यू का आदमी था। यानी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का शासक था, और जो मध्य एशिया का क्षेत्र था ईरान को छोड़ करके, उसके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इसने आक्रमण करने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो इतिहासकार है हीरोडोटस, वो इसके भारतीय अभियान का भी वर्णन करता है। और कहता है कि क्रूस या साइरस सेकंड भारत पर भी अभियान किया था,
उस समय भारत पर अभियान करने के दो रास्ते थे। एक रास्ता काबुल से होकर आता था, जो खैबर दर्रे को पार करते थे, जो हिंदू कुश पर्वतमाला में ऊपर में था, और दूसरा जो भारत आने का रास्ता था वो जेड्रोसिया का रेगिस्तान था। तो हेरोडोटस से हमें जानकारी मिलती है कि साइरस ने या क्रूस ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी रास्तों को चुना भारत पर आक्रमण करने के लिए, और जब जेड्रोसिया के रास्ते से वो भारत अभियान पर आया तो उसकी सारी सेना मारी गई उस विपरीत परिस्थिति के कारण, ऑकवर्ड पोजीशंस के कारण, और सिर्फ 7 आदमी, 7 सैनिक क्रूस के साथ वापस ईरान गया। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि क्रूस का भारतीय अभियान असफल रहा और क्रूस को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रांता नहीं कहा जा सकता है। बात समझ में आई? इसने जो शासन किया क्रूस ने, वो आप अभी के समय में लीजिए तो अफगानिस्तान का निचला भाग। हाँ, इसका जो पीरियड है वो 558 से लेकर करके 529 BCE तक है, यानी ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा शासक बनता है इस डायनेस्टी का, उसको बोलते हैं कंबूजिए या कैम्बिसिस। इसने जो शासन किया वो 529 से लेकर करके 522 BCE तक। इसका भारत के कॉन्टेक्स्ट में कोई विवरण नहीं मिलता है, यानी इसने भारत पर अभियान करने की कोई कोशिश नहीं की। हिंदी में लिखेगा, ठीक है? यही किसी को हिंदी भी चाहिए आपको, इसका हिंदी नहीं कर सकते हैं, है? कर लीजिए, उसमें क्या है, साफ साफ तो लिख रहा है। फिर तीसरा जो शासक है उसका नाम है दारिया वहू, या इसको दारा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इस वंश का सबसे पावरफुल यानी प्रतापी शासक था। इसने जो शासन किया वो सभी में सबसे लंबे समय तक 522 से लेकर के 486 BCE तक। ठीक है, ये जो था वो पहला भारत में आक्रांता था। और कैसे इसको प्रथम आक्रांता बोलते हैं, तो 3 अभिलेख मिले हैं, और उस अभिलेख का नाम है पर्सिपोलिस, बेहुस्तीन और नक्शे रुस्तम। नक्शे रुस्तम, ये सारी की सारी क्या है? अभिलेख है। इंस्क्रिप्शन
और इन तीनों अभिलेख में जिन शब्दों का उल्लेख है, पर्सिपोलिस, बेहस्तीन और नक्सरुस्तम, उसमें है शतगु, गदर और हिदू। कहा गया कि इन तीन क्षेत्रों पर, यानी दारियावहू ने शतगु पर, गदर पर और हिदू पर कब्जा कर लिया और इसे ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया। अब सवाल है कि शतगु, गदर और हिदू का अर्थ क्या है? ये तो उसके इंस्क्रिप्शंस में है। तो गदर गंधार को कहते हैं, जो अभी का गंधार है, यानी कंधार। शतगु का जो मामला है ये काबुल मान लीजिए, और हिदू का जहां तक है तो सिंधु है, पाकिस्तान में है। तो ये सारे जो एरिया थे ये इंडियन टेरिटोरी थे, और ये सभी के सभी क्या हो गए? तो 20वां प्रांत हो गया किसका? दारा प्रथम का। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रथम इन्वेडर के रूप में हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके और भी बाद के शासकों का वर्णन है। तो क्रम के लिए हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, उसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं। उसके बाद जो शासक है चौथा, चौथा ना है, ऊपर में कितना नंबर था? ये फोर्थ होगा ना। इसके बाद जो अगला शासक है अर्थ जरकजीज फर्स्ट, इसने जो शासन किया वो 486 से लेकर के 465 बीसी तक। उसके बाद पांचवा जो शासक है अर्थ जरकजीज सेकंड, उसने जो शासन किया 465 से लेकर के 425 बीसी तक। इन लोगों ने भी अपने पूर्व के जो जीते हुए क्षेत्र थे उसको अक्षुण्ण रखा, बनाए रखा। यानी 20वां प्रांत के रूप में भारतीय प्रदेश जो था वो ईरानी साम्राज्य का अंग रहा। और जो अंतिम शासक है इसका वो है दारियावहू या दारा थर्ड, और इसने जो शासन किया 425 से लेकर के 330 बीसी तक। और इसी के समय में यानी दारियावहू थर्ड के समय में एक वार होता है जिसको वार ऑफ अरावेला बोलते हैं। वार ऑफ अरावेला, अरावेला का युद्ध। ये युद्ध दारा थर्ड और सिकंदर के मध्य होता है, और इस युद्ध में सिकंदर क्या होता है? जीत जाता है। सिकंदर की जीत होती है। तो इस प्रकार से जो हखामनी डायनेस्टी है वो अरावेला के युद्ध में समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद
इस पर सिकंदर का कब्जा हो जाता है और पूरी तरीके से ईरानी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जहां तक ईरानियन इफेक्ट का बात है कि ईरानी इन्वेजन्स का इफेक्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्रम से अगर देखें तो पॉलिटिकली इफेक्ट ये हुआ कि इस आक्रमण ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए उत्प्रेरित किया। वरना हो सकता था कि सिकंदर को भारत के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसके वजह से सिकंदर को जानकारी हुई कि भारत एक काफी संपन्न देश है और यहां आक्रमण करके उस क्षेत्र और अच्छा धन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो पॉलिटिकली एक फायदा हुआ। अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो कुछ अच्छे परिणाम हम लोग को दिखाई पड़ते हैं कि भारत का जो विदेशों से व्यापारिक संपर्क हुआ वो इसके पहले नहीं था। ये पहला इन्वेजन है जिसने भारतीय व्यापारियों को विश्व के व्यापार से जो है वो जोड़ा। अब आप प्रश्न यहां पर कर सकते हैं कि आप कैसे बात ये बोल सकते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता में तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक प्रमाण मिलते हैं। तो ये बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जब 1600 BCE में जब पतन होता है तो उस समय से लेकर करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत का विदेशी व्यापार पूरी तरीके से स्टॉप था, कुछ हो नहीं रहा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार है वो भारतीय व्यापार का आरंभ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो एक अलग संस्कृति का कल्चर था और उस समय की व्यवस्था आगे की व्यवस्था से मिलती जुलती नहीं थी। जो भारत में पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस होना शुरू हो रहा था, तो उस पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस के क्रम में ये इन्वेशंस हम लोग को दिखाई पड़ता है और उसके कारण से जो है वो ये पहला विदेशी संपर्क जो बहुत व्यापक पैमाने पे था। यानी भारतीय व्यापारी विदेश से जितना भी परिचित क्षेत्र थे उन सभी जगहों पे भारतीय माल को पहुंचाते थे। बाहर के भी व्यापारी भारत में आते थे और इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी समय से भारत के पक्ष में होना शुरू हुआ। तो ये एक अच्छा जो है वो शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। दूसरा कि कल्चर इफेक्ट भी देखने को मिला संस्कृति के क्षेत्र में। और संस्कृति के क्षेत्र में क्या इफेक्ट देखने को मिला कि कुछ परंपराएं भारतीय राज दरबारों में पाई गई, जैसे बाल धोने की परंपरा या राजाओं के लिए स्त्री अंगरक्षिका रखना यानी लेडीज गार्ड। फिर इसी तरह सिगलोई एक मुद्रा था जो ईरान में चलता था। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उसी का अनुकरण करके भारत में सिक्के बनाए जाने लगे। हालांकि RS शर्मा का इस पर ये कमेंट्री है कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। ईरानियों के आने से पहले ही जो प्रयाग के क्षेत्र में खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की, तो उससे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के सिक्के मिले। तो इससे ये पता चलता है कि भारत सिक्का निर्माण के क्षेत्र में ईरानियों का ऋणी नहीं है, उसका कर्जदार नहीं है, बल्कि पहले से भारत को सिक्का निर्माण की कला पता था। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाद का जो आक्रमण होता है यूनानी आक्रमण, तो यूनान का जो सिक्का था जिसको उलूग शैली बोलते थे, तो वो रिटन रूप में होता था। तो लेखयुक्त सिक्के का प्रभाव पड़ा कि यूनानी इन्वेजन्स के कारण भारत में भी लेखयुक्त सिक्के यानी रिटन क्वाइंस जो है वो मिलने शुरू होते हैं। वरना इसके पहले जो क्वाइंस का रूप था इंडिया में वो पंच मार्क था, यानी आहत सिक्के थे जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों को उकेरा जाता था, चाहे वो पेड़ पौधे के चित्र हों चाहे वो जानवर के चित्र हों, उसमें किसी प्रकार का लेख नहीं होता था।
लेकिन इतना तय था कि भारत को मुद्रा निर्माण का ज्ञान पहले से ही था, ईरानियों और ईरानियों के आक्रमण से पहले से। चांदी का, सिल्वर का क्वेश्चन भी आता है, और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में उसका फोटो भी है। दिल्ली के म्यूजियम में जाएगा तो रखा हुआ भी है, देख सकते हैं। हाँ बोलिए। कहाँ? हाँ, सिल्वर का। हाँ, कौन? यूनानी। हाँ, नहीं तो ये सिक्के के लिए यूनानी के ऋणी हम हैं, ईरानियों के नहीं। सिग्लोई सिक्का का कोई इफेक्ट हम पर नहीं पड़ा। उलूग क्वाइंस का जो यूनानियों के द्वारा लाया गया उसका इफेक्ट पड़ा। एक और कल्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे इंस्क्रिप्शंस लिखने की जो प्रथा है वो ईरान से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक ने अभिलेख में अपने बातों को खुदवाया, इंस्क्रिप्ट करवाया, तो ठीक उसी प्रकार का लेख जो है ईरान में प्रचलित था, यानी इंस्क्रिप्शंस पे। नहीं, यहाँ भी इससे भी लिया है। यूनान से क्या लिया है भी आगे बताते हैं। जो पाषाण खंड में इंस्क्रिप्शंस है वो ईरान से लिया है, उस पाषाण खंड पे क्या लिया है यूनान से वो यूनान वाला है बताएंगे। ठीक है, तो इतना इसको मिटाऊं, हो गया। कौन? हिब्रू में। हाँ, हिब्रू जो अभी यहूदियों का भाषा है। उस समय जो रिलीजन्स था ना, ये जो आप ये यहूदी रिलीजन्स देखते हैं, ये सबसे ओल्ड रिलीजन्स है। इसका उसका माने ओरिजिन इसी समय हुआ था। इसके पहले जो ईरान के लोग थे वो अहुरमज़दा की उपासना करते थे, आग की पूजा किया करते थे वो लोग। और उसके बाद जो है यहूदी ज्यूस रिलीजन्स आया और वो बहुत दिन तक चला, और इन्हीं की ज़्यादा आबादी थी। धर्म के हिसाब से अगर आप पूछिएगा उस इलाका में, तो वो ज्यूस पर माने सारे के सारे लोग ज्यूस थे। यहाँ तक कि ईसा मसीह जो थे वो भी यहूदी थे। लेकिन यहूदी धर्म में जो बिगाड़ चलाया था उसी के खिलाफ ईसा मसीह ने आवाज उठाई, तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ये पता नहीं था आपको? क्या चीज? हाँ, तो वो तो गुंबद गुंबद का जो कल्चर है ना, पहली बात आप ये जान लीजिए, आप मिडाइवल का प्रश्न उठा दिए। हाँ, ये मिडाइवल, ये मुगलों का इफेक्ट है ये। ठीक है, ये इससे ईरानियों का कोई लगाव। दूसरी बात कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप इसको इस्लामी कल्चर के अधीन मान लेते हैं? इस्लामी कल्चर में या मॉन्यूमेंट में गुंबद या मीनार का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये कल्चरल कंट्रीब्यूशंस है, सांस्कृतिक योगदान है, जिसका उत्पत्ति केंद्र मध्य एशिया था। अब बात समझ में आई? और आज भी आप अरब देशों के मस्जिदों का निर्माण देखेंगे तो भारत के मस्जिदों से काफी हद तक अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। वहां मीनार गुंबद आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। बाहर से देखेंगे तो आपको एक सामान्य सी बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी। तो ये कोई इस्लामी अनिवार्यता नहीं है कि गुंबद या मीनार होगा तभी वो मस्जिद होगा। ये एक प्रकार से मुगलों का या तुर्कों का इंडो इस्लामिक कल्चर में डेवलप एक नवीन शैली थी, एक नवीन शैली थी, इनका अपना क्रिएशंस था। बात समझ में आई? वैश्विक स्तर पे मजार का जो कंसेप्ट है, यानी कब्र का, जिसको आप मकबरा बोलते हैं, वो दिल्ली में इल्तुतमिश का एक बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, तो ये पहला मकबरा है। और उसने क्या, तो इसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा नाम दिया उसको इल्तुतमिश ने। अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी उसको, तो उसकी याद में जो है उसने बनाया। यहाँ से एक परंपरा चली गई कि अब जो भी बादशाह हुआ सबने अपने मकबरे बना डाले, और उनका उद्देश्य क्या था कि मरने के बाद हमें लोग याद रखें।
तो अधिकांश सुल्तानों ने या सम्राटों ने जो है अपने जीवन काल में ये अपने लिए कब्र बना दिया। ये भी अपने आप में विचित्र बात है। बात समझ में आई? तो ये सब बुनियादी चीज़ है जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को आमतौर पे जानना चाहिए। ये बिल्कुल गलत थॉट आपके दिमाग में बैठा रहता है। तो अब दूसरा जो है वो ग्रीक इन्वेजन है, और इसका जो है वो एक ही नाम आपको मिलेगा, और वो नाम किसका मिलेगा? तो सिकंदर का। सिकंदर कौन था? तो ये फिलिप सेकंड का बेटा था, और फिलिप सेकंड ने लगभग 359 से लेके 336 बीसी तक ये यूनान का शासक था, ठीक है। और अपने बाप के मरने के बाद सिकंदर, हाँ तो सन ऑफ लिखा था तो समझ में नहीं आ रहा है, अब पूरी बात लिखूं तब। तो जब 20 साल का था तब ये अपने पिता का जो राज था उसका नाम था मैसिडोनिया। तब ये मैसिडोनिया का शासक बना। तो मैसिडोनिया का जब शासक बना तो 336 से लेकर करके 326 तक ये जो पीरियड है उसमें क्या किया उसने? तो एशिया माइनर, उसके बाद सीरिया, उसके बाद मिस्र यानी इजिप्ट, उसके बाद बेबीलोन, ठीक है। तो ये सब चीजों को जो है क्या कर लिया? वो जीत लिया, ठीक है। और उसकी महत्वाकांक्षा हो गई इंपीरियलिज्म की। कहा जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि वास्तव में फिलिप सेकंड के द्वारा ही उसे इंपीरियलिज्म की शिक्षा दी गई थी। यानी उसका बाप ही कहता था कि हमारा उद्देश्य जो है विश्व विजय करना हुआ। अपने बाप से प्रभावित होकर जैसे ही उसके बाप की मृत्यु हुई तो 20 साल के उम्र में ही उसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई, और देख लीजिए ज्ञात विश्व के अधिकांश भागों पर उसने कब्जा कर लिया। अब जहां तक इंडिया की बात है तो यहां वो 326 बीसीई में आक्रमण प्रारंभ करता है। तो इंडिया के आने के क्रम में उसका जो पहला कदम था, यानी फर्स्ट स्टेप जो था, वो जहां से उठता है उसका वो है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया ईरानी साम्राज्य का एक प्रांत था। तो जब भारत को विजित करने का ख्याल आया तो सबसे पहले बैक्ट्रिया में आकर के रुका, और बैक्ट्रिया से ही उसने भारतीय अभियान की शुरुआत की। यानी सारी तैयारी करके साजो सामान, हथियार, और अपना उद्देश्य कि हमारा उद्देश्य भारत को पराक्रमण करना है और उसको जीतना है। इस क्रम में जो उसका सेकंड स्टेप था वो था निकैया। ये भारतीय प्रांत नहीं है, ये हिंदू कुश पर्वत के पहले ये निकैया एक जगह है। यहां भारतीय राजा जिसका नाम आम्भी था, क्या नाम था? आम्भी।
ये इससे आकर के मिला। भारत भूमि पर आंधी नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो ये जा कर के रास्ते में ही जो निकैया एक जगह है वहां उससे मिला और उसने बजाबते तौर पे सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये किसी भी देशद्रोही शासक का प्रथम एग्जाम्पल है। आपको ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ये आता है बराबर कि भारत का प्रथम देशद्रोही कौन था, तो आम्बी था। और हाँ आम्बी। और दूसरा देशद्रोही कौन था, तो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम की ओर जो सेकंड किंग था जिसने देशद्रोह किया, उसका नाम था शशिगुप्त। क्या नाम था, शशिगुप्त। इसने भी सिकंदर को मिल करके या ये बात कही कि आप भारत में आइए, आक्रमण कीजिए, हम लोग आंतरिक रूप से आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आम्भी और शशिगुप्त ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि इन दोनों शासकों को अपने पड़ोसी शासक से बैर था, दुश्मनी थी, और चाहता था कि सिकंदर आकर के इनकी शक्ति को समाप्त कर दे ताकि हम उनके क्षेत्र पर अधिकार कर ले और हम एक बड़ा शासक बन जाए। तो इस प्रकार अंदरूनी तौर पर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारतीय शक्तियों ने विदेशी शक्तियों को भारत में आमंत्रित किया। ये एक वास्तविकता है और ये कोई उस समय की बात नहीं है, ये हर दौर में होता रहा है कि पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पे अपने स्टेट से धोखा देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर ही वार चल रहा है इजराइल और ईरान में, तो लोग ईरान को बहुत अच्छे कि वो बहुत ईमानदार देश है ये, लेकिन आपको पता है कि जितने भी ईरानियन कमांडर मारे गए, इजराइल ने मारा एग्जैक्ट, वो ईरानियन कॉन्स्पिरेसी के वजह से ही मरा। ये सुन करके बड़ा ताजुब लगता है कि ईरानियन मिलिट्री फोर्स का जो सबसे बड़ा अफसर था वो मोसाद का एजेंट था, और 24 लोग जो पकड़ा है उसमें कोई यहूदी नहीं है, कोई ज्यूज नहीं है, वो सभी के सभी मुसलमान हैं। और उसको ईरान ने जो है फांसी दे दी। एक को तो मिसाइल पर ही लपेट करके उसको छोड़ दिया, मिसाइल कि जाओ वहां गिर जाओ जाकर के, तो गिरेगा तो रास्ते में मर जाएगा। बात समझ में आई? तो हम ये एग्जाम्पल कंटेम्प्रेरी इसलिए दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इस तरीके के विश्वासघाती तत्व जो है वो शुरू भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। इसको धार्मिक के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है, बल्कि हर दौर में कुछ लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने लोगों को धोखा देते हुए आए। तो जो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, उनको इस सब का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय शक्तियों को भी ये सामना करना पड़ा। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब उसके बाद अगला स्टेप है कि सिंधु नदी सिकंदर क्रॉस करता है, और सिंधु नदी जैसे ही वो क्रॉस करता है वैसे ही जो है भारतीय अभियान शुरू हो जाता है। ठीक है? तो सिंधु नदी क्रॉस करता है तो उसको पहला जो स्टेट मिलता है वो सिंधु से झेलम के बीच में। तो सिंधु से झेलम के बीच में किसका स्टेट था पता है आपको? आम्भिये का था। ठीक है? सिंधु से झेलम के बीच में जो स्टेट था वो आम्भी का था, और यहां सिकंदर का भव्य स्वागत होता है। साथ ही साथ शशिगुप्त भी यहां उपस्थित रहता है और उसको बहुत सारे सिकंदर को उपहार दिए जाते हैं, और सिकंदर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाता है कि हमें भारत को विजिट करने में अब कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सिकंदर का ये सोच पूरी तरीके से गलत था। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो
क्षेत्र था, यानी झेलम और चिनाव, ये पोरस का था। और पोरस के पास जब समाचार भेजा सिकंदर ने कि जिस तरीके से आम्भी ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, उसी प्रकार से तुम भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तो पोरस ने सीधा सा जवाब दिया कि तुम्हारा हमसे भेंट युद्ध के मैदान में होगा। तो सिकंदर को फिर युद्ध के मैदान में भेंट करना पड़ा। ये भारतीय पक्ष की बदकिस्मती थी कि उस समय बारिश हो गई और जमीन गीला हो गया, और जो तीर चलाने के तरीके थे उस समय कि बड़े बड़े कमान होते थे और उसको जमीन पर रख करके तीर खींचा जाता था, यानी हाथ से उतने बड़े तीर को खींचना संभव नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में वो कमान धंसता चला जाता था और तीर ठीक ढंग से निशाने पर नहीं लगता था। एक तो ये बात थी। दूसरा कि भारतीय पक्ष के पास हाथियों की बहुलता थी, और जबकि सिकंदर के पास घोड़े थे, तो ऐसे में स्पीड में भारतीय पक्ष जो है वो कमजोर होता था। और हाथी से एक नुकसान ये होता था कि अगर हाथी बिदक जाता था तो फिर अपने ही पक्ष को नुकसान कर देता था। तो ये तीन ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण जो है पोरस की हार हुई। कहा जाता है कि उसको 9 घाव लगे थे, और घायला अवस्था में जब सिकंदर के पास पोरस को लाया गया तो उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वो गब्बर सिंह का डायलॉग सुने हैं ना शोले का, कि बोलो सांभा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या कितने गोली खाओगे। तो उसी ढंग से उसके साथ भी डायलॉग बाजी हुई कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस का जवाब था कि जैसा एक राजा के साथ व्यवहार करता है। पोरस का ये उत्तर सिकंदर को बहुत भा गया, और उसने पोरस के जीते हुए क्षेत्र को पोरस को वापस कर दिया। यही नहीं, बाद में अन्य क्षेत्रों को जो जीता वो सब पोरस के साम्राज्य में शामिल कर दिया। इतना ज्यादा सिकंदर जो है प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से जो दिलेरी होती है या सच्चाई होती है, उससे हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान बहुत कम होता है। और जो धोखेबाजी होती है, उस धोखेबाजी से फौरी तौर पे तो फायदा होता है, लेकिन भविष्य में जो नुकसान होता है, यहां भी आप देखिए कि आम्भी को सिकंदर ने कोई रियासत नहीं दी, लेकिन पोरस को उसने अपने जो उसका मूल रियासत था उससे ज्यादा रियासत दी। इसके बाद फिर वो बढ़ता है और व्यास नदी तक पहुंचता है। व्यास रिवर है, सिंधु का सबसे आखिरी रिवर है, और ये ऐसा अभी के समय में नदी है जो एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बाकी सिंधु की जितनी सहायक नदियां हैं वो सब के सब पाकिस्तान में जाके मिलती है। हाँ बोलिए। किसको? ना, हाइडेस्पेसिस का वार, वितस्ता का, हाँ सॉरी, वितस्ता का युद्ध, वितस्ता या झेलम, उसी को इंग्लिश में या हाइडेस्पेसिस, 3 नाम है इसका, इंग्लिश में हाइडेस्पेसिस के वार बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये युद्ध वितस्ता या झेलम के पास लड़ा गया था। तो यहाँ इसके जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के रिवोल्ट का सामना करना पड़ जाता है। इसके सैनिक बोलते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और उसके पीछे इतिहासकार जो कारण बताता है वो ये कि उनको अपने होम टाउन से आए हुए बहुत दिन हो गया, अपने घर की याद सता रही थी। दूसरी बात ये कि यहाँ का जो क्लाइमेट था वो उनके अनुकूल नहीं था, बहुत बीमारियां फैल गई थी, लोग मारे जा रहे थे। तो और फिर इतने लंबे युद्ध के बाद उनको आराम चाहिए था, और भारतीय शक्तियों का जो उसने
पोरस के चेहरे के रूप में देखा तो सैनिकों को ये एहसास हो गया कि हम जो जीते हैं या तो कूटनीतिकता से जीते हैं, डिप्लोमेसी से जीते हैं, या क्लाइमेट ने मेरा साथ दे दिया है, वरना भारतीय सेना इतना कमजोर नहीं है। तो और अगर आगे बढ़ेंगे और हम थके हुए हैं तो हम लोग की पराजय निश्चित है। इसलिए इज्जत बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि वापस चला जाए। और सिकंदर को भी लगा कि अपने सेना का मत को नहीं मानना, विद्रोह को दावत देना है, इसलिए वो वापस हो गया। वापस के क्रम में मगस एक जगह है, तो मगस के लोगों ने काफी विरोध किया सिकंदर का, और कहा जाता है कि सिकंदर से लड़ते हुए वहां के सारे मर्द मारे गए। तो वहां की औरतों ने कमान संभाल ली और औरतों ने बहुत मजबूती के साथ युद्ध किया, लेकिन सिकंदर ने 30,000 औरतों की हत्या यहां करवाई थी। और इस तरीके से अंत में वो अपनी राजधानी पहुंचने में सफल रहा, जहां बुखार के कारण जो है बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो गई। जहां तक इसके इफेक्ट की बात है, तो राजनीतिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इस सिकंदर के आक्रमण का, कि जो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका था, जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी यानी राजनीतिक अनेकता का अड्डा बना हुआ था, तो उसमें अब राजनीतिक एकता आने लगी। ये इस इन्वेजन्स का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, वरना अगर यही रहता तो फिर और भी इन्वेजन्स हो सकते थे, आक्रमण हो सकते थे। जहां तक सामाजिक क्षेत्र में प्रश्न है, तो सिकंदर ने जाने से पहले जो भारतीय क्षेत्र को विजित किया था, तो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ करके गया था, और उसका शासन था जो शासन छत्रप प्रणाली कहलाती है। छत्रप सिस्टम का इन द सेंस ये है कि एक को हेड बना दिया और उसके अधीन जितने भी क्षेत्र थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एक एक छत्रप को दे दिया। तो इस तरीके से उसके जाने के बाद उसका साम्राज्य यहाँ बना रहा, खत्म नहीं हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य खत्म करेगा उसको, सेल्यूकस इसका जो प्रतिनिधि था वो। तो इस बीच में बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए इंडिया और ग्रीक के कल्चर में, जिसके वजह से बहुत सारे, जैसे भाषा के रूप में हम लोग खरोष्ठी भाषा जो देखते हैं, तो ये उसी का यूनानी इन्वेजन्स का परिणाम था। अरामाइक भाषा जो देखते हैं वो इसी का परिणाम था। द्विभाषीय का जो विकास हुआ इन्हीं आक्रमणों का परिणाम था। और अभी अभी आप जो बोल रहे थे, तो पत्थरों पे इंस्क्रिप्शंस लिखना ईरानी देन है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर में जो बहुत सारे सैंबल बनाए जाते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिंह का, बैल का या कमल का, उल्टा अवांगमुखी कमल उसको बोलते थे, उल्टा कमल, कमल ऐसे होता है ना, तो ये इस ढंग से होता था। तो ये के सारे सारे यूनानी देन, और इसको अशोक ने जो है वो उससे अडोप्ट किया, और उसके जितने स्तंभ है उसमें ये यूनानी प्रभाव मिलता है। फिर एक और है कि जो चिकने पत्थर को करने की जो परिपाटी थी वो प्रभाव ये है, लेकिन अब इस पर भी विवाद है कि ये तकनीक भी हम लोग के यहाँ बहुत पहले से मौजूद था, और वो कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो आप ही के पहले आपका डिस्ट्रिक्ट था, अब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट वो हो गया, और वहाँ एक गुफा है जिसको बराबर की गुफा कहा जाता है। यहाँ आज भी दोपहर के समय आप जाइए उस गुफा के अंदर, तो यदि आप एक माचिस की तीली वहाँ जला लेते हैं तो अपने शक्ल को उस पत्थर में आप देख सकते हैं, इतना चिकनाई है। और ये चिकनाई कैसे आई, कौन सी तकनीक थी, ये फिर कभी किसी क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कला और संस्कृति का विषय है, इतिहास का विषय वो नहीं है। तो हम समझते हैं कि जो अर्ली फॉरेन इन्वेजन था वो हम पूरी तरीके से आपको समझाएं, आप समझने में सफल रहें। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तब किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।